What's up guys, this is Rafiq from Redx Digital. Hopefully you guys are doing well. आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने लगे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना आर्ट जो है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स हैं, चाहे वो VFX शॉर्ट्स हैं, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो विजुअली स्टनिंग हो और एक आर्ट मास्टरपीस हो तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल सिलसिला होगा इन वीडियोस का, तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को प्रेस किया हो ताकि आपको इस सीरीज की आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला वर्ड के ऊपर है और वो है सिनेमैटिक। आपने हर किसी आर्टिस्ट से ये जुमला सुना होगा कि यार क्या सिनेमैटिक शॉट है और कितना सिनेमैटिक वाइब्स जो हैं वो आ रही हैं। तो असल में सिनेमैटिक है क्या, मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं तो सिनेमैटिक कोई भी ऐसा शॉट है जिसको देख के आप कहेंगे यार क्या खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिल रहा है, उसकी कंपोजिशन कितनी अच्छी है या उसकी लाइटिंग कितनी अच्छी है, किसी भी तरीके से आपको वो शॉट पसंद आ रहा है। मैं अगर किसी मूवी को जज करूं कि वो कितनी ज़्यादा सिनेमैटिक है तो मैं ये देखूंगा कि मैं कहीं भी रैंडमली अगर उसको पॉज करूं तो वो जो भी पॉज हुआ है क्या मैं उसको अपने पीसी या मोबाइल का वॉलपेपर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। अगर वो इतना खूबसूरत है इट मीन इट इज़ सिनेमैटिक। लेकिन अगर हम कॉमनली यूज पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स की बात करें जो कि एक शॉट को सिनेमैटिक बनाते हैं तो उन्हीं पॉइंट्स को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनको आप ज़हन में रख के अगर आप अपनी नेक्स्ट शॉट फिल्म या कोई भी VFX शॉट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने नए शॉट में और पुराने शॉट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस भी होगा तो उन पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से अपने एक शॉट जो मैं खुद क्रिएट करना चाहता हूं, चाहे वो शॉर्ट फिल्म का हो या मेरी VFX शो रील का हो, उसको मैं किस तरीके से डिजाइन करता हूं, वो भी इन्हीं कुछ उसूलों के ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन और रेफरेंस की। जितने भी प्रोफेशंस है, कोई भी एक नया आर्ट वर्क तैयार करते हैं तो सबसे पहले वो अपने पास रेफरेंसेस इकट्ठे करते हैं। वो रियल वर्ल्ड के भी हो सकते हैं, वो दूसरे लोगों का काम भी हो सकता है, वो मूवीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट आपको वो रेफरेंस दे रहा हो या आपको आपके अंदर किसी किस्म की इंस्पायरेशन वो छोड़ रहा हो कि यार ये चीज़ मुझे रिक्रिएट करनी चाहिए या खुद इसको लेकर एक नई चीज़ क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आपके पास कुछ रेफरेंसेस और कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह होने चाहिए। इसके लिए आप पिंटरेस्ट या गूगल वगैरह पे सर्च करके उसके रिलेटेड वीडियोस या इमेजेस वगैरह देख सकते हैं जो कि रेफरेंस के तौर पर काम करेंगी। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो बिना रेफरेंस के अपने काम की शुरुआत नहीं करता। तो ये आपको एक बेसिक फाउंडेशन देती है जिसके ऊपर जो है आप अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो। और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है कि अगर आप रेफरेंसेस को देखकर अपना आर्ट वर्क तैयार करवाते हो, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है ताकि आप अपने आप को एक सर्टन रूल्स और लिमिटेशन में बाउंड कर रहे होते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और सम टाइम होता ही है आपके पास रेफरेंसेस नहीं है तो आपके ज़हन में कुछ पॉइंट लॉस हो सकते हैं कि यार वो मैं तैयार करते हुए भूल गया क्योंकि आपने उन रेफरेंस को साथ साथ देखा नहीं कि रियल वर्ल्ड में वो किस तरह हो सकते हैं। तो रेफरेंसेस जो है वो बहुत नेसेसरी एलिमेंट है कोई भी आर्ट वर्क तैयार करने के लिए। नंबर 2 हम बात करेंगे आइडिएशन की। जब भी आप मूवीज देख रहे हैं, रेफरेंसेस देख रहे हैं तो आपके पास एक आइडिएशन डेवलप होनी चाहिए कि जो आप अपना आर्ट वर्क क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। वो एक इमेज भी हो सकती है, वो एक वीडियो भी हो सकती है। तो वो आइडिएशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप करना लाजमी है। आप रैंडमली एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उसका रिजल्ट इतना सेटिस्फाइंग नहीं होगा। सबसे पहले एक रूल सेट करें कि यार मुझे अपने आर्ट वर्क में सबसे पहले ये चीज़ क्रिएट करनी है। अगर आप रैंडमली काम करते रहेंगे तो आप बैक एंड फोर्थ जाते रहेंगे और आपको कुछ भी एक डायरेक्शनल वर्क फ्लो नहीं मिलेगा। बेहतर ये है कि आप एक अपने पास कॉन्सेप्ट बना लें, लिख लें कि इस आर्ट वर्क के अंदर मैंने या इस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ें क्रिएट करनी है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने ऐड करने हैं। एंड देन उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर आप मजीद रेफरेंसेस वगैरह जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपके पास एक यूनिक स्टाइल और आइडिया हो जो कि आपने डिलीवर करना है उस वीडियो या इमेज के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कैमरा एक्सपोजर ट्रायंगल की। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप VFX और फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। खासतौर पर आप VFX में काम कर रहे हैं तो इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा ट्रायंगल में आपके पास 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक एक्सपोजर या ISO है, नंबर 2 पर है अपर्चर और नंबर 3 पर है शटर स्पीड। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका एक्सपोजर जो है कैमरे का उसको डिफाइन कर रही होती है, उसको कैलकुलेट कर रही होती हैं। आप कोई भी कैमरा उठा लें उसके अंदर आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी और ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रही होती हैं। आपने इस चीज़ को ऐसे समझना है कि जो लाइट है वो आपकी इमेजेस वगैरह को क्रिएट कर रही होती है और उसका एक्सपोजर डिफाइन करता है कि आपकी जो इमेज या वीडियो है वो कितनी खूबसूरत होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आपने नीचे कमेंट करना है कि
कैमरा एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होती है मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं और वो है कैमरा एंड लेंसेज। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि फिल्म मेकिंग के लिए कैमरा डजंट मैटर। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है ये चीजें मैटर करती हैं। आप एक शॉट रेड कैमरा से लेते हो और एक शॉट आप अपने किसी चीप मोबाइल से लेते हो तो दोनों के रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। यही वजह है कि हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज जो है इन बड़े कैमरास के साथ शूट की जाती है क्योंकि उनमें वो क्वालिटी होती है जो कि आपके पास इन सस्ते DSLR वगैरह में नहीं होती। तो डेफिनेटली कैमरा और लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके शॉट को खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छे क्वालिटी के कैमरास और लेंसेज जो हैं वो महंगे होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि फिल्म मेकिंग एक महंगी फील्ड है, ये किसी किस्म की सस्ती फील्ड नहीं है। जो आप इसमें घुसते जाएंगे आपको पता चलेगा कि एक से एक इक्विपमेंट्स, गिम्बल्स और कैमरास वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स का डिफरेंस होता है, बट ये आपका एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आपके पास हाई क्वालिटी कैमरा नहीं है तो आप आर्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है बट ये आपका कोई किस्म का बहाना नहीं होना चाहिए। चीप कैमरा से भी अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं बट आप उसका कंपैरिजन एक हाई क्वालिटी कैमरा के साथ नहीं कर सकते, बनता ही नहीं है। अभी जो मैं पॉइंट्स आपको बताने लगा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपके आर्ट वर्क या आपकी वीडियोस का वो हिस्सा हो सकता है वो बिल्कुल फिट ही ना बैठ रहा हो उसके ऊपर। एक अच्छा सिनेमैटिक शॉट को अचीव करने के लिए ये वो पॉइंट्स है जो कि किसी भी आर्ट वर्क में आप लगा सकते हैं अगर उसकी कोई सेंस बन रही है तो। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, आप इन रूल्स को थोड़ा सा तोड़ के एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। आप अपना क्रिएटिव और डायरेक्शन स्टाइल जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि करना चाहिए। नेक्स्ट है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ये है कि आपने बहुत सारे शॉट्स के अंदर देखा होगा क्लोजअप है और जो फोकस की रेंज है वो बहुत ही नैरो होती है और फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो है वो हाई डी फोकस में चल रहे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत और सिनेमेटिक से शॉट आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, डायरेक्टर स्टाइल के ऊपर मैटर करता है या उस ऑब्जेक्ट का साइज को एक्सप्लेन करने के लिए या व्यूअर की अटेंशन किस पॉइंट पे आप डालना चाहते हैं, ये मैटर करता है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सिनेमैटिक के साथ रिलेशन इसका बनाया जाता है। अगेन यू आर फ्री टू चूज। आप देख सकते हैं कि क्या वो आपके शॉट का हिस्सा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट ये एक एलिमेंट है जो कि सिनेमैटिक शॉट का हिस्सा समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके शॉट को सिनेमैटिक बनाने के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो आर्ट वर्क है इसको सिनेमैटिक बनाने के लिए कौन सी फोकल लेंथ जो है वो बेस्ट रहेगी, आपको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, चाहे वो टेलीफोटो लेंस है या फिर आपके पास वाइड एंगल है, कुछ भी है आप उसको यूज कर सकते हैं ताकि आपका शॉट जो है वो सिनेमैटिक हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान के अंदर रखता हूँ और वो है डायनेमिक रेंज और एस्पेक्ट रेशो। डायनेमिक रेंज यानी कि आपका कैमरा जो है वो लाइट की कितनी रेंज को कैप्चर कर सकता है। अगर आप अपने मोबाइल में अभी से कैमरा ओपन करके अपने कमरे के अंदर या बाहर सूरज की तरफ या लाइट सोर्स की तरफ कैमरा को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो काफी ब्रस्ट कर रहा होगा अगर आपका एक्सपोजर लॉक है। तो अगर आप उसको अपने लाइट सोर्स के ऊपर क्लिक करते हो कैमरा के जरिए तो वो फोकस में हो जाता है, उसके एक्सपोजर डाउन हो जाता है और साइड वाली सारी जितनी चीजें हैं वो डार्क हो जाती हैं। अगर आप शेडोज पे क्लिक करते हो तो आपका जो लाइट सोर्स है वो काफी ब्रस्ट हो जाता है। तो ये आपके कैमरा के सेंसर साइज और ये इन चीजों के ऊपर मैटर करता है कि वो लाइट की कितनी रेंज को कैप्चर कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा रेंज आपकी एक इमेज के अंदर होगी उसमें आपके पास फ्रीडम होगा कि आप लाइट की कितनी इंटेंसिटी को यूज कर सकते हो। आप शेडोज के अंदर से डिटेल वापस ला सकते हो। आपके पास जो ओवर एक्सपोज एरिया है आप उसका एक्सपोजर कम करके जो ओरिजिनल डिटेल्स थी आप उनको वापस ला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कैमरा बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि हाई क्वालिटी कैमरास की जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने रिकॉर्डिंग कर ली और आपने अच्छे से नहीं देखा था एक्सपोजर वगैरह तो आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो आपके पास एक मुकम्मल फ्रीडम होता है इन चीज़ों को रिकवर करने का। तो डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और साथ में अगर हम एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो ये भी आप मैटर करता है कि आपका ये जो एस्पेक्ट रेशो है क्या वो आपके स्टोरी टेलिंग और आपके आर्ट के साथ लिंक कर रहा है। लिंक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सिनेमैटिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसके साथ लिंक नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1970s या इससे ऊपर की टाइम की अगर मूवीज या उस टाइम को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसके लिए एनामॉर्फिक मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। अगर आप साइंस फिक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि अक्सर साइंस फिक्शन मूवी जो है वो एनामॉर्फिक लेंस पे शूट हुई है और उसका एस्पेक्ट रेशो जो है वो 2.35 के ऊपर आपको मिलेगा। आप एस्पेक्ट रेशो से जेनर को डिफाइन कर सकते हो, उसकी जो सिनेमैटिक वाइब्स हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। डायनामिक रेंज जो कि आपकी लॉस्ट डिटेल्स को वापस ला सकती है और दूसरी चीज है एस्पेक्ट रेशो जो कि आपका जेनर भी डिफाइन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और वो है कैमरा मूवमेंट्स। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉट को क्रिएट करने के लिए। ये डेफिनेटली इमेजेस में यूज तो नहीं हो सकता बट वीडियोस अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं सिनेमेटिकली तो हर कैमरा मूवमेंट की जो है एक वैल्यू होती है उसको सिनेमेटिक बनाने के लिए। कैमरा मूवमेंट्स की कई सारी टाइप्स हैं, आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर
सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने शॉट को सिनेमैटिक बनाने के लिए हर शॉट के अंदर कैमरा मूवमेंट डाल रहे हैं। भाई जरूरी नहीं है। समटाइम स्टैटिक शॉट जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, समटाइम कैमरा मूवमेंट जो है आप ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से उसकी सारी मीनिंग जो है वो लॉस हो जाती है और वो बहुत ही अजीब और खराब शॉट लग रहा होता है। तो आपने किस टाइम कौन सी कैमरा मूवमेंट जो है वो यूज करनी है, इसको काफी ज़हन के अंदर रखना है। इनके स्पेसिफिक मीनिंग होती है और ये जो मूवमेंट्स हैं आपके शॉट को सिनेमैटिक बना सकती हैं और इसको खराब भी कर सकती हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। आप हर जगह कैमरा मूवमेंट्स नहीं डाल सकते। और अगर आप जनरली बात करें तो स्लो मोशन ये भी बहुत ज्यादा जो है वो रखा जाता है ज़हन के अंदर के सम टाइम होता ही है। अगर आप जैक स्नाइडर की मूवीज को देखें तो वो सिनेमैटिक शॉट अक्सर उसके जो है वो स्लो मोशन में होते हैं, या वो सम टाइम स्लो मोशन आपके उस मूवमेंट की इंटेंसिटी को बयान करने के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन अगेन स्लो मोशन जो है उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, आप हर जगह उसको नहीं घुसा सकते। तो इन पॉइंट्स का अपनी एक वैल्यू होती है। आपको स्टडी करना चाहिए कि आप अपने आर्ट वर्क में कौन सा जो है वो स्पेसिफिक कैमरा मूवमेंट या एंगल या कंपोजिशन ऐड करनी चाहिए। अगेन ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, आपने रेफरेंसेस देखने हैं, आपने मूवीज देखनी है, वहां से आपको आइडिया होगा कि ओके इस स्पेसिफिक सिनेरियो में मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ। तो कैमरा मूवमेंट्स भी आपको ज़हन के अंदर रखनी है अगर आप अपने शॉट को सिनेमैटिक करना चाहते हैं। तो इसके बाद है लाइटिंग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वीडियो को सिनेमैटिक या किसी किस्म की मीनिंग देने के लिए। लाइट की डायरेक्शन, लाइट का कलर, लाइट की इंटेंसिटी और उसका पैटर्न्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन ये आपको सिनेमेटोग्राफी में भी स्टडी करना होगा कि आपको कौन सी लाइट्स यूज़ करनी चाहिए, किस टाइम की यूज़ करनी चाहिए, किस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, और उसमें अगर आप पैटर्न्स क्रिएट करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। सम टाइम आप शेडो से इमेजेस को क्रिएट करते हो, सम टाइम आप लाइट्स के जरिए इमेजेस को क्रिएट करते हो। तो इसकी भी आपको थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए कि आप लाइटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। जो इसकी अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं तो आपके पास 3 पॉइंट लाइट जो होती है, यानी कि की लाइट को यूज़ किया, फिल लाइट को यूज़ किया, तो वो आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि मेजॉरिटी यही लाइटिंग यूज़ की जाती है, बट समटाइम इसको एक्सपेंड भी किया जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि लाइटिंग के साथ, कंपोजिशन के साथ अपने शॉट को आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हो, और वो ऐसे कि अगर आप अपनी शॉट को देखो तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो रही। अगर आपने कोई शॉट ऐसा लिया जिसमें आसमान जो है वो और एक्सपोज हो गया, वहाँ से आप अगर आप स्पेसिफिक पोर्शन को उठाएं तो बिल्कुल वाइट है या वो बिल्कुल डार्क हो चुका है, जहाँ से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं वो डेड जोन है। वो रीजन आपकी वीडियो के अंदर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर रहा, तो वो पोर्शन आपका जाया हो चुका है। तो जाया शुदा पोर्शन आप अपने सिनेमैटिक शॉट में कभी भी ऐड नहीं करोगे अनलेस कि उसका स्पेसिफिक एक मकसद हो। अगेन आप अपनी डायरेक्शन स्टाइल के लिए, मीनिंग के लिए अगर आप समझते हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। कई मूवीज और शॉर्ट के अंदर आप देखेंगे कि कुछ शॉट जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टेड होते हैं, जो डार्कर एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा डार्क होते हैं और जो लाइट रीजन है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोज होते हैं। अगेन ये डायरेक्शन स्टाइल के ऊपर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अपनी स्टोरी और आर्ट वर्क को बयान करने के लिए लाइटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मेक श्योर कि आपने इसको भी थोड़ा सा स्टडी किया हो अपने शॉट को सिनेमैटिक बनाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, और उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो अगर आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं भी कर पाते, लेकिन ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, तब भी आपका शॉट ऑटोमेटिकली एक सिनेमैटिक लुक देना शुरू कर देगा, और वो है कंपोजिशन। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हैं कि एक फ्रेम के अंदर अगर आपको कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, आपने कई सारी मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न नज़र आ रहा होता है, आपको रेडियल शेप नज़र आ रही हैं, आपको लीडिंग लाइंस नज़र आ रही हैं, तो ये जो शेप्स हैं वो आपकी एक कंपोजिशन क्रिएट कर रही होती हैं। ये आप किसी किस्म के ब्लॉक से अचीव कर सकते हैं, बिल्डिंग से अचीव कर सकते हैं, लाइटिंग पैटर्न से अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पैटर्न्स और कंपोजिशन आपके शॉट के अंदर मौजूद हैं तो ऑटोमेटिकली व्यूअर्स को अच्छा लगेगा, उनको गाइड करेगा कि उन्होंने क्या देखना है। ऐसे शॉट के अंदर सिर्फ एक्टर्स ही स्टोरी डिलीवर नहीं कर रहे होते बल्कि एनवायरनमेंट भी इटसेल्फ एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा होता है। सिनेमा का असल जादू तब नजर आता है जब एक शॉट के अंदर सिर्फ कहानी डिलीवर नहीं हो रही हो बल्कि एक खूबसूरत इमेज भी देखने को मिल रही हो, और सिनेमैटिक कंपोजिशन का यही कमाल होता है कि आप लाइंस, पैटर्न या सर्कल की मदद से एक डायनेमिक शॉट क्रिएट करते हो। इसका मतलब ये है कि आप कैमरा फोकस की बजाय एक नेचुरल फोकस भी क्रिएट कर रहे हैं इमेज के अंदर, तो आपकी आइडिया जो है वो हाली कनेक्ट हो जाती है उस सीन के साथ। और खूबसूरत कंपोजिशन की वजह से आप अपने शॉट में सेंस ऑफ फैंटेसी या रियलिज्म वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और आप इनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि कोई भी एक ब्लैंक शॉट लें, उसके ऊपर लाइंस को ड्रा करना शुरू कर दें, उनका आपस में कनेक्शन बनाएं, एक रिलेशन बनाएं, और फिर उसको किसी तरीके से अपने शॉट के अंदर अचीव करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप अपने शॉट्स के अंदर सिनेमैटिक कंपोजिशन को ऐड
ऐड कर दोगे तो फिर आपको अपने पुराने और नए शॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद वीडियो की कैटेगरी में हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है कलर ग्रेडिंग, यानी कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, एडिट कर लिया, अगर उसमें VFX है तो VFX कर लिया, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेप हमारे पास आ जाता है वो है कलर ग्रेडिंग का। कलर ग्रेडिंग अगेन ये लिंक्ड है आपकी वीडियो की डायनेमिक रेंज के साथ, आपकी फुटेज की कलर स्पेस कौन सी है, फॉर्मेट कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जितनी डायनेमिक रेंज होगी आपकी वीडियो के अंदर, आप अपने वीडियोस के अंदर डिटेल्स को रिकवर कर सकते हो, उसको दोबारा से अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि कलर ग्रेडिंग में आप अपने सिलेक्टिव कलर्स को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लाइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, आपको अपनी वीडियोस की टोन जो है वार्मर रखनी है या कोल्ड रखनी है, ये डेफिनेटली मैटर करता है कि आपका जो आर्ट या स्टोरी है वो कौन सी है, उसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है। अगेन ये चीज़ें आपकी सिनेमेटोग्राफी के साथ भी आ जाती हैं, आपको स्पेसिफिक कलर को स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ या एक आइडिया के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो कलर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपके सेट के ऊपर कौन से कलर मौजूद है और फाइनल जो आपने ग्रेड किया उसमें कौन से कलर सामने नजर आ रहे हैं, वो कौन सा मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आप हॉरर जेनरा में देखो कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती है, क्योंकि आप उसमें डार्क फीलिंग दे रहे होते हो, एक हॉरर मैसेज को दे रहे हैं, तो उसमें आप कलर्स को कम कर देते हैं। कलर आप कह सकते हैं कि फीलिंग्स को या आप कह सकते हैं हैप्पीनेस को भी डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपने एक सैड चीज़ दिखानी है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से सैचुरेशन को कम करते हैं, तो डेफिनेटली आपने वहाँ विजुअली उसकी जो हैप्पीनेस है उसको आपने कम कर दिया। इसके बाद लास्ट स्टेप की बात करें और वो है साउंड इफेक्ट। साउंड वो आखिरी चीज़ है जो कि आपके शॉट को बहुत ही ऊपर लेके जा सकता है और उसकी क्वालिटी डिसाइड करती है कि आइडियंस ने आपकी वो बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी। इसका ताल्लुक आपकी आइडियंस के साथ है। वो बहुत ही अच्छा शॉट है बट उसकी आइडियो अच्छी नहीं है तो आपकी आइडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी आपकी स्टोरी के साथ। तो मेक श्योर कि आपके जो साउंड है वो अच्छे हों, उसके साथ आप खूबसूरत सा साउंड ट्रैक लगा सकते हैं। अगेन साउंड ट्रैक भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप कोई भी हॉरर जनर का साउंड इफेक्ट जो है वो किसी एक रोमांटिक के पीछे लगाएंगे तो उसकी सारी वाइब जो है ख़राब हो जानी है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव आपको होना चाहिए। आपको कलर ग्रेडिंग में सिलेक्टिव होना चाहिए, आपको लाइटिंग की डायरेक्शन में सिलेक्टिव होना चाहिए, आपको साउंड इफेक्ट्स में और कैमरा, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को आप ज़हन में रख के अपने शॉट को सिनेमैटिक कर सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो को शूट करने से पहले जहन में रखेंगे तो आई होप कि एक अच्छा आर्ट वर्क और अच्छी सिनेमैटिक वीडियो क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।